अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपका वेलकम। और आज गुरु नानक जयंती है। आई थिंक मैं वर्ड सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, नहीं करी तो आप कर दीजिए। और उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी न्यूज़ चल रही है मुसलसल टीवी पे। बहुत से लोग आए हैं विजिट करने गुरुद्वारा। यहाँ पे जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा है वहां पर तो उसकी भी न्यूज़ चल रही है। कैसे, सबसे पहले सर आप, मौसम कैसा है? गोवा का मौसम तो एज यूजुअल हॉट है। हम्म। तो कुछ कहना ही नहीं है। सारी दुनिया ठंड में स्वेटर के आनंद ले रही है। हमने एसी चला रखा है, यही अंतर है। तो बाहर इट्स ब्यूटीफुल बट देन इट्स वार्म एंड हॉट। आज वाकई में गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती है। आज उनका बर्थडे है, गुरपुरब भी कहते हैं। गुरु नानक देव महाराज से हम सब लोग ने, मैंने स्कूल में उनकी सच्चा सौदा करके एक कहानी हम लोग को पढ़ाई जाती थी गुरु नानक देव जी के बारे में। उनकी टीचिंग जो है उसने हम सबको, पूरे इंडियंस को बहुत इंस्पायर किया है और हमने बहुत कुछ सीखा है गुरुदेव जी से। मैं बनारस में रहने वाला हूँ, बनारस का हूँ मैं। मेरे घर के ही पास में गुरुद्वारा करके एक जगह है। उस जगह का पूरा इलाके का नाम ही गुरुबाग है। तो गुरुबाग मेरे घर से मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा, या 4 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। हम लोग अक्सर गुरुबाग में जाते थे, गुरुद्वारा में जाते थे। वहां गुरु नानक देव जी आके रुके थे जब वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए थे। तो मेरे लिए तो चूंकि मैं हिंदू और सिख में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखता, तो मैं तो अपने आप को सिख भी मानता हूँ। अगर सिखों के गुरु हैं वो मेरे भी गुरु हैं। तो आई मीन मेरे लिए उतनी ही श्रद्धा है उनकी जैसे किसी नॉर्मल के लिए। तो मैं यहाँ के गुरुद्वारे में गया भी आज, और अपना जो श्रद्धा थी वो मैंने गुरु जी के उसमें चरणों में दिखाई। एंड बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, पीस की शिक्षाएं हैं, प्यार की शिक्षाएं हैं, सेवा की शिक्षा है। गुरु नानक देव जी का लंगर का, आज आप कभी दुनिया में भूखी हो ना, कहीं भी आप बस गुरुद्वारा ढूंढ लीजिए, कहीं भी बस आप गुरुद्वारा ढूंढ लीजिए, आरजू जी, आप भूखे नहीं आएंगे। आपको वो पहले, आप जब जाएंगी उनके गुरुद्वारा में, वो सबसे पहले बोलेंगे आओ जी लंगर चख लो। जब तक आप लंगर नहीं चखेंगे वो आपको जाने नहीं दे देंगे। और जब मैं पहली बार गया था लंगर चखने, मुझे पता नहीं था वो बकायदा खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल बकायदा एकदम खाना होता है। मैं जब जर्मनी में था तो खाना बनाने का मेरा जब जब मन नहीं करता था, जिस भी वीक में 2-3 बार ऐसा होता, मैं जूता पहना सीधा वो 2-3 गुरुद्वारे हैं वहां पे। एक हॉफबॉर्न हॉफ है हैम्बर्ग में, मतलब सेंट्रल स्टेशन के सामने ही एक, कोई अगर रहता होगा हैम्बर्ग में तो समझ जाएगा। वहां गुरुद्वारा था, वहां मैं जाता था। अपना दान पेटी में $2-3 $4 यूरो डाल दिया, उसके बाद वहां बैठ के खाना खाया, थोड़ा देर वहां बैठा और चला आता था। मन को बहुत शांति मिलती थी। तो गुरु जी को हमारी, गुरु नानक देव जी को हमारी बहुत बहुत श्रद्धा। और मैं तो खैर वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं हर रिलीजन में मानती हूँ। और हर एक के मेरा ख्याल है कि ब्लेसिंग्स जो हैं वो होती हैं और होनी भी चाहिए। और इसीलिए आज हमने कहा कि अपना शो जो है हम स्टार्ट इसी बात से करें। लेकिन आपने मौसम की बात की, आपने कहा कि अभी तक आपके एसी है और इसी के ऊपर जो है वो क्लाइमेट चेंज और इस किस्म की चीज़ें भी हो रही हैं। मोदी जी जा रहे हैं मेरे ख्याल है 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए दुबई। और ये जी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, आपके ख्याल से कितनी इम्पोर्टेंट है? और अगर आपके पीएम जा रहे हैं, पीएम मोदी जैसे वहां पे जा रहे हैं, तो यकीनन भारत में भी इसके ऊपर खासा काम हो रहा होगा क्लाइमेट चेंज पे। जी देखिए, मैं आपको ये बताऊं, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो लोग नहीं जानते आपके यहाँ पे, मैं उनको एक लीगल बैकग्राउंड बता देता हूँ, ठीक है ना, कि होता क्या है। क्लाइमेट चेंज कोई ऐसा बात नहीं कि दुनिया में पहली बार हो रहा है। ऐसे क्लाइमेट चेंज दुनिया में होता रहा है, पृथ्वी पे क्लाइमेट चेंज होता रहा है। जैसे आपको पता होगा पहले आइस एज था, तो अब अगर आइस एज गायब हो गया और आइस पिघल गई सारी, और हम इस एज में आ गए हैं जहां पे क्या आइस सिर्फ पोल्स पे मिलती हैं या थोड़ी बहुत इधर उधर जगह मिलती है ग्लेशियर्स में, तो इसका मतलब है कि द क्लाइमेट हैज बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो क्लाइमेट तो चेंज होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, साइक्लिकल प्रोसेस है। बट जिस क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो बढ़ गई है। तो उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन में, और बहुत दिन में, बहुत पहले कई शुरुआत की गई, रियो डिक्लेरेशन, ये वो डिक्लेरेशन, अल्टीमेटली एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी का नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC कहते हैं उसको। UNFCCC के अंदर में एक व्यवस्था दी गई है
कि हर साल उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिलेंगी, साल में या 2 साल में एक बार, वो मुझे यूएनएफसीसी फिर से देखना पड़ेगा। उसके अंदर में जो भी पार्टीज हैं, मेंबर हैं, उनको ये है कि वो साल में या 2 साल में एक बार अलग अलग जगहों पे दुनिया के मिलेंगी। उसको सीओपी कहते हैं। सीओपी का सिंपल मतलब हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मींस पार्टीज टू द ट्रीटी ऑफ यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी में उसके अलावा क्या होता है, चूंकि ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसमें कोई सब्सटेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं दिए रहते। वो सब्सटेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो उसमें जुड़ते रहते हैं हर साल प्रोटोकॉल के माध्यम से। जैसे आपको पता होगा क्योतो प्रोटोकॉल हुआ करता था, वो यूएनएफसीसी का ही पार्ट था। उसके बाद पेरिस प्रोटोकॉल आया, जब आपको पता होगा जब ओबामा उस समय प्राइम प्रेसिडेंट थे और मैक्रोन थे, उसके बाद इंडिया ने वहां पे एक इंटरनेशनल सोलर सिस्टम की बात की थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ने, और इंडिया ने उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया था उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को सक्सेसफुल, पेरिस कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाने में। सो इवन ओबामा वाज वेरी इंटरेस्टेड कि ये पास हो। उसके बदले में इंडिया को बहुत कुछ मिला था, जैसे वासेनार ग्रुप था, मिसाइल रिजीम ग्रुप था, और 2-3 जो ग्रुप हुआ करते थे मिसाइल कंट्रोल रिजीम के, उसमें इंडिया को एंट्री दी गई। इंडिया के ऊपर से बैन हटा लिए गए। उसमें से एक चीज था जो कि ओबामा ने वादा किया था मगर वो करवा नहीं पाया ओबामा, वो था एनएसजी में इंडिया की एंट्री। एनएसजी में इंडिया की एंट्री की बहुत कोशिश की गई मगर एवरी टाइम चाइना ब्लॉक्ड इट। तो वो वाला प्रॉमिस छोड़ के बाकी वो 4-5 जो ग्रुप हुआ करते थे मिसाइल से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड, उसमें इंडिया को एंट्री दे दी गई। तो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। और भारतीय सभ्यता में तो एनवायरमेंट की जो है वो बड़ी वैल्यू है। आप समझ नहीं है, मतलब आप समझिए कि जैसे एक हम आपको एक वो बताते हैं श्लोक जो है, 10 कूप समावापी, 10 वापी समहो नद्रः, 10 नहद समः पुत्रुम, 10 पुत्रो समः द्रमुः। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। आप सोचिए। सो यस्ता डांग नवम कुरपात पुल्यम पुल्लम वापी खानयेत स सर्वा कुलमुद्या स्वर्ग लोके गयते। That means the man who excavates the pond and gardens of the old step well or gets it rebuilt anew gets the fruit of constructing new water bodies and planting new gardens. तो अब आप सोचिए कि इतनी इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ दी गई है on the environment and its protection। बहुत है एनवायरमेंट से। देखिए हमारे यहाँ तो पेड़, हमको तो पेगन कहा ही इसलिए गया, हमको ये 3-4 हजार पहले एक जो आइडियोलॉजी आई, उस आइडियोलॉजी ने हमको पेगन इसलिए कहा कि हम पेड़ों की भी पूजा करते थे। आज ये जो सीओपी हो रहा है ये उसी पेड़ों की पूजा करने की वापस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो समझ लिया कि हम इंसान है तो हम सुपीरियर, हम जिसको चाहे काट पीट दें और अपना जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस दिखा दें। उनको समझ में आ गया ऐसा नहीं है, आपको नेचर के साथ, इकोलॉजी के साथ बैलेंस में चलना पड़ेगा। तो जो हमको कह रहे थे कि पेगन है वो हमारे ही रास्ते पे आ गए। अब वो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी वृक्षों की पूजा की बात कर रहे हैं। आप जर्मनी में, यूरोप में फैशन है सेव ट्री, हमारे यहाँ फैशन नहीं था। आप तो हमारी ही तरह के, हमारी ही लोग में है। आपको पता होगा हमारे यहाँ खाने के समय पत्तल में खाना मिलता था, अभी भी है, पत्तल में, कुल्हड़ में, और ये बैठ करके नीचे खाना दिया जाता था। आज फिर से वही ट्रेंड हो गया कि पत्तों में खाओ और ये प्लास्टिक मत लगाओ। सो इंडिया की कमिटमेंट है एनवायरनमेंट के लिए और मोदी जी जा रहे हैं, आई एम श्योर इंडिया विल हैव अ लॉट टू प्ले, अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले। जी सर बिल्कुल, मोदी जी जा रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी अपनी एक करेक्शन करूंगी कि नवंबर 30 से जा रहे हैं और दिसंबर 1 तक के लिए मोदी जी 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो नहीं 3 दिन बन जाएंगे, 31 है ना नवंबर जो है वो 31 का, नहीं सॉरी नवंबर 30 का है। जनवरी दिसंबर जनवरी 31 का होगा। एक कैलेंडर में 30 नहीं है, नवंबर में 30 जी हाँ, नवंबर में, जी बिल्कुल। तो वो 30 नवंबर को जाकर और 1 दिसंबर को उनकी वापसी होगी और मोदी जी इसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। आपके ख्याल से कोई नई चीज लेकर आएंगी ये मीटिंग जो चलेगी उस वहां पे दुबई में? कोई ऐसी बात होगी जिससे कि ये तो सही है कि आप कह रहे हैं बहुत सालों से जो है वो एनवायरनमेंट पे काम होता है, लेकिन जो हालत अभी हो गई है, चाहे आप कुछ भी कहिए, लेकिन बहुत इस वक्त हर जगह पर ही, हर कंट्री में ही हालत खराब है क्लाइमेट चेंज को लेकर और एनवायरनमेंट को लेकर। कोई ऐसी चीज आप समझते हैं जिसके ऊपर खास फोकस रहेगा? नहीं, देखिए ये तो दुनिया अभी ये बटी हुई है कि किसका क्या रोल होगा।
देखिए ऐसा है कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब, एंथ्रोपोजेनिक की बात हो रही है ना, इंसानों के द्वारा इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस कौन कर रहा है? दुनिया का कौन सा समाज इंडस्ट्रियलाइज है? जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहीं पे ज्यादा ये चीज हो रही है, वहां से एमिशन हो रहा है, जिनको आप ग्रीन हाउस गैसेस कहती है, GHG। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन का सबसे बड़ा ठेका तो ये वेस्ट की कंट्रीज ने लिया हुआ है। अब वो क्या करती है कि एक होता है जो बहुत से लोग जानते, कार्बन ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, अब वो जो है उसका जो है फैक्ट्री तो बंद नहीं हो सकता, फैक्ट्री तो बंद नहीं करेगी, मगर उसके जिम्मे आपने कहा कि हाँ भाई मान लीजिए सिर्फ 100 किलो की गैस रिलीज कर सकते हैं, या 100 क्यूबिक मीटर गैस जो है, आप लीटर की गैस जो है आप वो रिलीज कर सकते हैं। अब वो 100 क्यूबिक लीटर की गैस जो वो रिलीज कर रहा है, मगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका प्रोडक्शन में जो है कि उसको 500 क्यूबिक लीटर गैस रिलीज करनी है। वो क्या करते हैं कि गरीब देशों में जाते हैं, वहां पे जहां कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उनको उसके बदले का पैसा देते हैं और उनके बदले का कार्बन जो है वो खरीद लेते हैं। इस तरीके के बिजनेस चल रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं। फिर ये भी है कि आप किसी के किसी जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। तो अभी तो दुनिया में लड़ाई ये हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोला मैंने, टेक्नोलॉजी दे दें। अभी तो दुनिया में लड़ाई ये हो रही है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मगर हमारा जो दुनिया ये कह रही है, जो हम जो डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री की जो बात हम करें, क्योंकि कल्चरली तो हम वेस्ट से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो सोच नहीं सकते उस उतनी हमारी डेवलपमेंट है। सो ये जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इनका ये कहना है कि भाई आपने ज्यादा ओजोन में छेद कर दिया है, आप तो 300-400 साल से इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो अब शुरू किया, हमें तो अभी ये फोन बनाना शुरू किया, हमने तो जो वो कह रहे हो कि हमारी और आपकी जिम्मेदारियां बराबर हो गई, की जिम्मेदारी क्या? चाइना, आपकी आवाज ब्रेक अमेरिका हो रही और है चाइना और इंडिया की वही जिम्मेदारी है। सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है। अभी भी हो रही है? जी, इज इट थोड़ा बेटर? सा। जी, बात कीजिए। जी, हेलो हेलो 1 2 3। जी, जी, जी सर। जी आ रही है अभी आवाज? जी, अभी आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो दुनिया में ये लड़ाई चल रही है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। क्या अमेरिका और इंडिया और चाइना की जिम्मेदारी वही है जो अमेरिका और यूरोप की है? ये 400 साल से इंडस्ट्रियलाइज करके बैठे हुए हैं, इन्होंने दुनिया भर के अपना जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट कमा लिया है, हमारी तो अभी टाइम आया है। तो ये इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी इशू। अमेरिका उसमें पुल आउट कर रहा है बार बार, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ही जस्ट पुल्ड आउट फ्रॉम दिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो कई जो लोग हैं वो तो मानते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस कंसर्न है। कई कंट्रीज तो मानती है ये होप्स है कि इट्स जस्ट अ मेड अप थिंग, इट्स जस्ट अ मेड अप कॉन्सेप्ट ऑफ सम वोक पीपल। सो ये चीजें चल रही है। बट यस, इंडिया ने, जैसे आप देखे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि climate change has been an important priority area for India's G20 presidency. COP28 will provide an opportunity to take forward these success. ये बात मोदी जी ने कही है और यूएई इसको जो है सपोर्ट कर रहा है। तो अब हमारा तो प्राइम कंसर्न है। About 73% of the electricity consumed in India is produced using coal, even though the country has increased non-fossil capacity or to 44% of its total installed power generosity. तो मतलब कोयले के ऊपर मेरे ख्याल से डिस्कशन होने वाली है इस बार। कोल विल बी अ मेजर कंसर्न कि कोल की डिगिंग कैसे होगी, या कोल का जो प्राइवेटाइजेशन है वो होगा नहीं होगा, आप उसको नई टेक्नोलॉजी है, सोलर एनर्जी है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कोल क्या होगा, यही सब चीजों पे डिस्कशन होगा। And India has a big role to play along with China. बिल्कुल ऐसा ही है, और सर होना भी चाहिए, इसलिए कि बाकी चीज़ों के ऊपर तो बहुत काम किया जाता है, बहुत बात की जाती है, लेकिन जिस पे मेन फोकस होना चाहिए क्लाइमेट पे और एनवायरनमेंट पे, उस पे देखा जाता है कि बहुत कम बातचीत होती है। मगर सर एक चीज़ और, भारत में तेजस जो फाइटर प्लेन है उसमें मोदी जी ने ट्रैवल किया और बड़ा उसका भी एक हंगामा रहा, और बड़े वो जिसे कहते हैं ना कि क्या मैं कहूँ कि मोदी जी की जो पिक्चर्स आ रही थी जिसमें वो अपना चले जा रहे हैं वो प्लेन में जाने के लिए, तो वो देख के मुझे कभी लग रहा था टॉम क्रूज की उनमें लुक मुझे लग रही थी। और कभी वो आपको याद होगा अगर आपने मूवीज देखी है तो राजेश खन्ना जी की आराधना,
उसमें जब वो फाइटर प्लेन से उतरते हैं राजेश खन्ना और आते हैं तो वो सीन बहुत जबरदस्त है। तो मैंने कहा क्या मोदी जी ने लगता है दोनों मूवीज देखी है और इन दोनों मूवीज का कोई मिक्सचर बनाने की कोशिश की है। क्या कहेंगे आप कि ये जो उन्होंने तेजस में ट्रेवल किया कितना ये इम्पोर्टेंट है, और जो कि ये बताया गया कि इंडिया में ही ये बना है, ये फर्स्ट टाइम है कि कोई इंडियन पीएम जो है उन्होंने ट्रेवल किया हो। देखिए, तेजस पे ट्रेवल यूं ही नहीं किया कि वह शौक में चले गए। देखिए, दुनिया इंडिया जो कह रहा है कि अब हम आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्री से आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना चाह रहे हैं, और हम ये छुड़बैये आर्म्स नहीं बेचना चाह रहे कि कट्टा बेच दिया, बारूद वो पुट्टिया बेच दिया। हाँ है, वो मेजर प्लेयर बनना चाहते हैं। ये जो ग्लोबल साउथ सो कॉल्ड है, उसका भी अगर हमें आर्म्स का वो मिले कॉन्ट्रैक्ट, और हम उनको इस तरीके के फाइटर जेट जो है एक रीजनेबल कॉस्ट पे मुहैया करा पाए, और हमारी कैपेसिटी को हम डेवलप करा पाए, तो ये प्रूव करना जरूरी था कि ये जो हमारी, बिकॉज क्या आपको पता है, चाइना भी उस मार्केट में अपना एक, चाइना वांट्स अ ह्यूज पाई फॉर इटसेल्फ आल्सो। सो JF-17 थंडर और इंडिया का जो ये तेजस है, ये तेजस, इसका नाम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ये अपने समय से थोड़ा डिले हो गया। ये ऑलमोस्ट डेवलप्ड है, डिजाइंड है, सारा कुछ इसमें इंडिजीनियस है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बारिंग द इंजन शायद GE का लगा हुआ है। बट कावेरी की बात हो रही थी कि कावेरी एक इंजन है, उसको डेवलप किया जाएगा, पर शायद अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि विकास एज PSLV का इंजन हैज डन अ वंडरफुल जॉब फॉर इंडिया। तो बारिंग इंजन, एवरीथिंग इज इंडिजीनियस एंड इट्स अ बिग डील, बिग फीट। और मेरा ये मानना है कि अब इंजन अगर दुनिया में अवेलेबल है तो उसको रिसर्च एंड डेवलप करके उतना पैसा लेने से अच्छा है, इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जो है खरीद लो टेक्नोलॉजी समेत। दैट विल सेव यू सम टाइम। तो उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया, या जो कंट्रीज तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड है, जैसे अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट दिखाया था, और कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया था, इवन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर की कंट्रियां हैं, म्यांमार हो गया, और दूसरी कंट्रियां, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया इसको खरीदने में। तो उसमें बैठ करके उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि द प्लेन इज सेफ साउंड, कि भारत का प्रधानमंत्री इसको बैठकर ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी आप सेफ्टी के बारे में आप सोच लीजिए। तो द मैसेज हैज बीन सेंट कि आप इसको खरीदिए, इट्स अ वेरी सेफ फ्लाइट, या फ्लाइट। बिल्कुल और सर यही एक बार बार बात की जा रही थी, सोशल मीडिया पर भी यही बार बार लिखा जा रहा था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इस तरह से ट्रैवल किया है। क्या ये एक बिजनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं मोदी जी? आपको लग रहा है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो इस वजह से भी इस किस्म की एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट की बढ़ गई हैं? नहीं नहीं, इलेक्शन से मैं इसको नहीं जोड़ूंगा, दैट विल बी ट्रिवियलाइजिंग द इशू। इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल तेजस, अभी वो एयर शो कई जगह होने वाले हैं, तेजस को बेचने की बात है। तेजस को एक सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है। तेजस इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी फाइटर प्लेन, इट्स अ ट्रेनी फाइटर प्लेन, इट्स अ स्मॉल LCA कहते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये आपका B सीरीज जो कि अमेरिका में बॉम्बिंग B1 B2 सीरीज के जो उनके प्लेन है उस लेवल का नहीं है, या ये राफेल नहीं है, या ये जो आपके लॉकहीड मार्टिन वाले हैं वो प्लेन नहीं है, F सीरीज के जो प्लेन है वो नहीं है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन है फॉर गिविंग द ट्रेनिंग एंड स्मॉल, जिसे कह लीजिए, एंड मीडियम ऑपरेशंस। तो आप अपने लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हो, आप सीधा राइफल पे तो नहीं दोगे, तो वो तो परेशान हो जाएगा। कोई नया बच्चा अगर आया, या नया कोई एयरफोर्स में आ रहा है, तो एक ट्रेनिंग के लिए भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, कि वो सिर्फ ट्रेनिंग भी नहीं देंगे, वो फाइटर एयरक्राफ्ट का भी काम कर देंगे। ये उस सेगमेंट का है। दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ राफेल और या F-18 जो आ रहा है अभी आज के डेट में, उस कैटेगरी का नहीं है, बट इट इज LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसकी कमर्शियल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया वांट टू पिच इट as a what you call major defense sale for the world। तो इंडिया अपना मार्केट चाहता है, और मोदी जी ने बैठ के दिखा दिया कि इट्स अ सेफ फ्लाइट। आप इसमें प्रधानमंत्री बैठ के अगर वो कर रहा है, तो मान लीजिए अब आप वियतनाम हैं, या आप कंबोडिया हैं, या आप फिलीपींस से आप ये फ्लाइट खरीदना चाहती हैं, ये प्लेन खरीदना चाहती हैं। आपको दूसरे जो आर्म्स डीलर ने बताया, अरे ये बेकार है, इसकी टेक्नोलॉजी खराब है, इसमें तो यार इससे अच्छा तो तुम ये वाला ले लो। अब वो भी तो है ना, कंपटीशन भी तो है मार्केट में। अब मोदी जी जब उस पर बैठ के उड़ गए,
तो ये सारी तो है ना, उन्होंने बिल्कुल दिया कि देख लीजिए इसकी टेक्नोलॉजी पे हम भरोसा करते हैं, तभी हम बैठे हैं। बिल्कुल जी ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, और जैसे मैंने पहले कहा कि मोदी जी भी पूरे स्टाइल में बैठे हैं, ऐसे नहीं कि वो गए एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ट्रैवल कर लिया, बल्कि बड़ी जबरदस्त किस्म की उनकी जो पिक्चर्स आई हैं वो काफी इंप्रेसिव है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। थैंक यू।